दक्षिण मुंबई. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आणि आर्थिक घडामोडींचं केंद्रस्थान म्हणजेच हा मतदारसंघ. देशातील प्रथितयश उद्योजक, व्यापारी, धनाढ्यांचे वास्तव्य असलेली ही दक्षिण मुंबई. सर्वाधिक आर्थिक योगदान देणारी दक्षिण मुंबई. मुंबईचे आद्य निवासी कोळी बांधवांची मुंबई. कष्टकरी कातकरी कामगार जिथे वास्तव्य करतात ती दक्षिण मुंबई. या मतदारसंघाचे प्रभावी प्रतिनिधित्व करणारे नेतृत्व अरविंद सावंत. जनतेच्या मनात हक्काचा आपला माणूस म्हणून स्थान प्राप्त केलेले. हा आपला माणूस मूळ दक्षिण मुंबईच्या शिवडीतला. प्राथमिक शिक्षण महानगरपालिकेच्या शाळेत, माध्यमिक शिक्षण गिरण गावातीलच परळ येथील शिरोडकर हायस्कूलमध्ये आणि महाविद्यालयीन शिक्षण भवन्स कॉलेजमध्ये झाले. 19 जून 1966 रोजी शिवसेना स्थापन झाली. वंदनीय शिवसेना प्रमुख या तरुणाच्या जीवनात आले आणि सारे आयुष्यच पालटून गेले. समाजकारणाचा, अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा, मराठी भाषा, संस्कृती आणि मराठी माणूस यांच्या उद्धाराचा, महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा, गोरगरिबांना आडल्या नडल्यांना मदत करण्याचा एक मूलभूत संस्कार घडला. आई वडिलांनी ते बीज रोवले होते, त्याला वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या वाणी, लेखणी आणि कुंचल्यांनी धुमारे फुटले आणि त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. महानगर टेलिफोन निगम मध्ये वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या आणि नामदार श्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघाची स्थापना केली. कामगार नेता म्हणून त्यांची यशस्वी वाटचाल सर्वाश्रुत. अभ्यासू, निष्ठावंत, तडफदार, जनतेच्या प्रश्नांची जाण असणारा, सर्वसामान्यातील असामान्य कर्तृत्व असूनही जमिनीवर पाय असलेला. गटप्रमुख म्हणून चौकसभा गाजवल्या, अनेक आंदोलनं केली, सीमा आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. शिवसैनिक, गटप्रमुख ते शिवसेना नेता, केंद्रीय मंत्री असा यशस्वी प्रवास करणारे श्री अरविंद गणपत सावंत. वंदनीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1996 साली त्यांना विधान परिषदेत आमदार केले आणि त्यांच्या कार्याला अधिक धुमारे फुटले. पुनश्च 2002 साली त्यांना विधान परिषदेत आमदार म्हणून जनतेची सेवा करण्याची संधी प्राप्त झाली आणि त्यांनी त्या संधीचे सोने केले. 2014 आणि पुनश्च 2019 साली दक्षिण मुंबईकरांनी भरघोस मताधिक्यांनी अरविंद सावंत यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले. हा माणूस आपण निवडून दिल्यावर स्वस्थ नाही बसला. निवडून गेल्यावर गेल्या 10 वर्षात ज्या पद्धतीने त्यानं काम केलं त्याला तोड नाही. किंबहुना दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघाच्या इतिहासात एवढं चांगलं काम करणारा, चतुरस्त्र लढणारा नेता आपल्याला लाभला नाही. 2019 मध्ये थेट संयुक्त राष्ट्र महासभा म्हणजेच युएनओ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे प्रतिनिधित्व करून अरविंद सावंत यांनी प्रत्येक शिवसैनिकास व प्रत्येक दक्षिण मुंबईतील रहिवाशास काय तर सर्व भारतीयांना अभिमानास्पद कामगिरी बजावली आहे. दक्षिण मुंबईतील नागरिकांच्या प्रत्येक सुखदुःखाच्या प्रसंगी अरविंद सावंत त्यांच्यासोबत ठामपणे उभे राहिले. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांसाठी उभा राहणारा खासदार म्हणजे अरविंद सावंत. हे चित्र इतर कुठल्याही खासदाराबाबत आपण तुलना करू शकता. जात पात, धर्म, भाषा, प्रांत यांच्या भिंती त्यांच्या सेवेसाठी कुठेच आडव्या आल्या नाही. ते सतत सेवा करत राहिले. दक्षिण मुंबईत कधीही कुठेही आपत्ती येऊ अर्ध्या रात्री देखील धावून येणारा खासदार म्हणजे अरविंद सावंत. अतिवृष्टीने इमारतीची पडझड असो, आगीची दुर्घटना असो, वादळ वारा असो, अपघात असो व अन्य कुठलीही आपत्ती, अरविंद सावंत धीर देण्यासाठी, मदत करण्यासाठी दुर्घटनास्थळी हजर असतात. आठवतंय निसर्ग वादळ? हा माणूस रस्त्यावर फिरत होता, झाडांच्या फांद्या उचलत होता, कचरा काढत होता, लोकांना मदत करत होता. कोविडमध्ये हा माणूस स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून हॉस्पिटलमध्ये जात होता, रुग्णसेवा करत होता. पोलीस ठाणे असो की रेल्वे पोलीस असोत, हॉस्पिटल असोत, प्रत्येक ठिकाणी व्यक्तिशः जाऊन पीपीई किट, मास्कचे वाटप केले. यासोबत हॉस्पिटलांना 1000 स्क्रब्सही दिले. त्या काळात ॲम्ब्युलन्स मिळत नव्हत्या, तेव्हा या माणसाने 16 ॲम्ब्युलन्स दिल्या. सामाजिक बांधिलकीचा वारसा जपणारे अरविंद सावंत गेली 40हून अधिक वर्षे प्रतिवर्ष मोखाडा परिसरातील आदिवाशांसोबत दिवाळी साजरी करतात. लोणावळ्याजवळ कामशेत येथील एकता निराधार संघ संस्था संचालित युवा वसतिगृहातील अनाथ मुलांसाठी कोरोना आपत्ती काळात अन्नधान्य,
दिवाळी फराळासह जीवनावश्यक वस्तू, कपडे देखील पुरवले. ही जबाबदारी हाती घेऊन ते आजही निभवत आहेत. दक्षिण मुंबईकरांसाठी केलेल्या विकास कामांवर एक दृष्टिक्षेप. रेल्वे प्रवाशांसाठी मुंबई सेंट्रल येथील आसन व्यवस्था, परळ रेल्वे स्थानक येथील सरकते जिने, करी रोड, परळ, भायखळा येथील पूल, अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध असणाऱ्या अनेक व्यायामशाळा नूतनीकरण, ओपन जिम, पर्यावरणपूरक कापडी पिशव्यांचे वाटप, दिव्यांगांना सुसज्ज 3 चाकी मोटरबाईक वाटप, अत्याधुनिक कार्डियक रुग्णवाहिका जे रुग्णालयाला प्रदान, भारतीय तसेच पाश्चात्य शैलीची अनेक स्वच्छतागृहे, कोस्टल रोडसाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक त्या प्रशासकीय परवानग्या जलद प्राप्त करण्यासाठी लोकसभेत मागणी, संसदेच्या आवारात आंदोलन, प्रियदर्शनी पार्क मलबार हिल कफ परेड, CPRA वॉकिंग ट्रॅक सुशोभीकरण, क्रॉस मैदान येथे खेळाडूंसाठी पॅव्हेलियन, नागेश्वर सभा मंडप, अनेक शेड्स, खुले सभागृह अशी अनेक विकास कामे अरविंद सावंत यांनी दक्षिण मुंबईकरांच्या मागणीरूप साकारून जनतेची मने जिंकली. देशाच्या सार्वभौम संसदेत तुमचा आवाज म्हणजे अरविंद सावंत. त्यांचा लोकसभेतील आवाज म्हणजे आपल्या मुंबईकरांचा, महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा, माय भगिनींचा, बेरोजगारांचा, मराठी अस्मितेचा, छोट्या उद्योजकांचा, व्यावसायिकांचा आवाज आहे. तो महाराष्ट्र धर्म आणि राष्ट्रधर्माचा आवाज आहे. लोकसभेत अरविंद सावंत यांनी अनेक मुद्द्यांना वाचा फोडली. निर्भीडपणे प्रश्न मांडून मुंबई व महाराष्ट्रास, विशेषतः दक्षिण मुंबई मतदारसंघास अभिमानास्पद कामगिरी बजावली. ही सर्व भाषणे त्यांच्या YouTube चॅनलवर उपलब्ध आहेत. केवळ मागणी करून ते थांबले नाहीत, तर याविषयी सर्व स्तरावर प्रशासकीय पाठपुरावा केला. अनेक मागण्यांना यश आले. अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर, मागण्यांवर दृष्टिक्षेप. मी अरविंद गणपत सावंत मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा देने की बात पिछले कई सालों से चल रही है. मराठी भाषा ही भी प्राचीनतम है, पुरातन है. उसके सारे कागजात प्रूफ अपने सरकार के पास दिए गए हैं. आज तक उसे वो सम्मान नहीं मिला है. बाकी मलयालम, तमिल, तेलुगु इन भाषा को मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा. वो मराठी भाषा को आज भी नहीं मिला. वो दर्जा आप दे दीजिए. जाणतो मराठी, मानतो मराठी, दंगते मराठी, रंगते मराठी, स्पंदते मराठी, स्पर्शते मराठी, गुंजते मराठी, गरजते मराठी, गरजते मराठी. कारण हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राच्या मराठी माणसांचा प्रश्न आहे, किंबहुना बृहन महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचा प्रश्न आहे. आणि वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या संस्कारानुसार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, यासाठी आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे सातत्यानं प्रयत्न करा. आम्ही स्वतः गेली 4 वर्ष प्रयत्न करतोय. सतत ढकलणं चालू आहे प्रत्येक वेळेला. परवा आम्ही लोकसभेत आंदोलन केलं, तुम्ही पाहिलं असेल. मराठी भाषा कुणाकुणाची, संतांची, बुद्धिवंतांची, कृतिवंतांची, बुद्धिवंतांची, शौर्याची, वीराची, साऱ्यांची मराठी भाषा आहे. नाही ही मराठी भाषा गोरगरिबांची, कामगारांची, कष्टकऱ्यांची, शेतकऱ्यांची सुद्धा आहे. त्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नाही, याचं शल्य आमच्या मनामध्ये सतत राहणार आहे. त्याचा लढाई आम्ही सातत्यानं करत राहणार. देश में रेल जब शुरू हुई तो मुंबई में शुरू हुई. उसके लिए नाना शंकर शेठ, उन्होंने अपनी जमीन अंग्रेजों को पूरा इतिहास है उसका नाना शंकर शेठ जी का. जे स्कूल अपार्ट नाना शंकर शेठ ने बनाया, मुंबई यूनिवर्सिटी नाना शंकर शेठ ने बनाई. नाना शंकर शेठ जी का नाम कहीं नहीं. आज भी हमारे मुंबई के रेल स्टेशन पे अंग्रेजों के नाम है. मैंने इसलिए मांग की आपके पास, मैं एक सेंटेंस में बता दूंगा. मुंबई सेंट्रल अभी जो मध्यवर्ती स्टेशन है, लंबी सफर वाली गाड़ी और लोकल, उसको आप नाना शंकर शेठ जी का नाम देकर उनका सम्मान करने की मैं आपसे मांग करता हूं. करी रोड एक नाम है, वो लालबाग का राजा तो पूरे भारतवर्ष में फेमस हो गया गणेश जी का. वो लालबाग है. पोस्ट ऑफिस का नाम नंबर लालबाग, पोस्ट ऑफिस में लालबाग, पिन कोड लालबाग करके आता है. स्टेशन का नाम करी रोड है. आप लालबाग उसका नाम करिए. सैंडर्स रोड जो डोंगरी करके, पुलिस थाने का नाम डोंगरी, पोस्ट ऑफिस का कोड पिन कोड डोंगरी और स्टेशन का नाम सैंडर्स रोड. तो उससे अच्छा है कि उसका पुराना जो नाम है डोंगरी, वो डोंगरी दिया जाए. चेरी रोड स्टेशन हमारे गिरगांव में आता है, गिरगांव चौपाटी आप जानते हो, उसका नाम गिरगांव दिया जाए. ऐसी मैं छोटी सी मांग आपके पास करता हूं. और एल्फिस्टन रोड का
प्रभादेवी स्टेशन नाम दिया जाए। ऐसे 4-5 नाम के नामकरण के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। स्टेशनों के नाम, हमारे मुंबई में इतने पुराने स्टेशन है सारे, अंग्रेजों ने नाम दिया हुआ है। अब सैंडर्स रोड स्टेशन, उसका नाम है डोंगरी, कॉटन ग्रीन काला चौकी एरिया, रे रोड गोडपदेव एरिया कहा जाता है, डॉकयार्ड जो है माझगांव कहा जाता है, करी रोड लालबाग का राजा, आपने तो सुना है, वो तो लालबाग का राजा है, करी रोड का नाम लालबाग होना चाहिए। अंग्रेजों के नाम हम कितने साल तक चलाते रहेंगे। ग्रैंड रोड पे गामदेवी है, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने मांग की थी उस वक्त। बॉम्बे सेंट्रल को अब जगन्नाथ शंकर शेठ जी, जिन्होंने ये रेल, देश की पहली रेल मुंबई में शुरू हुई ठाणे तक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में ठाणे तक, वो शुरू करने वाले हैं जगन्नाथ शंकर शेठ जी। उनका नाम आज भी कहीं नहीं है। मैं शिवड़ी में रहता हूं, तो मराठी में शिवड़ी, हिंदी में शिवड़ी, इंग्लिश में शेवरी, SEWRI। अब ये स्पेलिंग कहाँ है, हमारा शिवड़ी नाम का स्पेलिंग कहाँ जा रही है। तो मैं ये भी चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारी मुंबई शहर में जो पुरानी इमारतें हैं, जो सारा प्रयास उसको पुनर्विकसित करने की बात चल रही है, आज इन इमारतों की स्थिति इतनी गंभीर है कि 100 साल पुरानी इमारतें हैं और हम MP LED फंड भी उसके लिए मरम्मत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। खास करके मैंने जो विषय उठाया है आज मुंबई की पुरानी इमारतों के बारे में, कुछ इमारतें उनमें से केंद्र सरकार की जमीन पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा और कहा कि आपने पक्के घरों का वादा किया है गरीबों को, वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग कल तक पक्के घरों में थे, वो हो सकता है कल को वापस रास्ते में आ जाएंगे, और उनको भी आपकी तरफ से सुरक्षितता देने की आवश्यकता है। मैं पिछले 5 साल से सदन में उठा रहा हूं। आप जानते हैं कि मुंबई शहर में BDD चाल की कॉम्प्लेक्सेस है। अब एक शिवड़ी में BDD चाल का कॉम्प्लेक्स है, वो है मुंबई पोर्ट्स के लैंड पर। अब उसके लिए आज तक केंद्र सरकार से परमिशन नहीं मिल रही है, शिवड़ी BDD चाल। तो मैं आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, उनका पुनर्वास वहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपकी अनुमति चाहिए, वो आप देंगे क्या? शिवड़ी की BDD चाल की डेवलपमेंट शुरू नहीं हो रही है और उसी पर ट्रांसफार्मर लिंक का प्रोजेक्ट भी जा रहा है। ये सारी जगह की जो समस्या है वो है, ये लैंड भारतीय BPD की है और मुंबई पोर्ट्स की लैंड होने की वजह से इसके ऊपर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं बार बार माननीय शिपिंग मंत्री जी नितिन गडकरी से मिला हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं कि इस पर आप खुद ध्यान देकर यह जमीन जल्दी से जल्दी अधिग्रहण करके राज्य की सरकार की तरफ दे दें। हमारे मुंबई शहर में जो टेक्सटाइल था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज हम इतनी अव्यवस्था, जो कितने सालों से बोल रहे हैं, हम 7 साल से बोल रहा हूँ मैं, कि या वहाँ के जो मिल मजदूर है वो बार बार सरकार के पास मांग कर रहे हैं कि मिलों को शुरू करिए, और दूसरी तरफ वो भी मांग हो रही है कि मिलों की जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें सर 100 साल पर ढहने को आई है, उसका पुनर्विकास भी नहीं होता, न मिल शुरू कर रहे हैं। और जो रोजगारी की विषय है, दोनों तरफ से देखेंगे, अगर पुनर्विकास करना इमारतों का, और जो निवासी इमारतें है और जो मिले हैं उसका भी पुनर्विकास करोगे तो रोजगार उपलब्ध होगा। दोनों पे भी सरकार निर्णय नहीं ले रही है। इतना बुरा दिन नहीं आए कि श्रमिक भी रास्ते पर आ जाए। जो कानून बनाए हैं वो कानून से उनकी जीवन में अनिश्चितता आई है। मैं प्रार्थना आपके माध्यम से करता हूं कि नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की जो मिलें वहाँ बंद पड़ी है उसका पुनर्जीवित करो, जो इमारतें ढहने को आई हैं उसको भी पुनर्विकास करो। मुंबई शहर फुर्तीला था जब मुंबई में टेक्सटाइल्स मिल्स थी, जब मुंबई की बंदरगाह पे मुंबई पोर्ट्स का काम होता था। मैं आपको एक प्लान देता हूँ कि जिसमें आप कंपोजिट मिल बनाओ, यहाँ एक प्लांट चालू है, वहाँ एक प्लांट चालू है, सभी मिलकर एक जगह आ जाओ, उसमें गारमेंट लाओ। बेरोजगारी बढ़ रही है, वो बेरोजगारी भी निकल जाएगी, काम भी बनेगा। उपरोक्त तो लैंड जो खाली पड़ी है उसमें से सरकार पैसा खड़ा कर सकती है और इन बाकी लोगों को, मिलों को रिवाइवल कर सकती है। उतना काम जल्दी से जल्दी करिए ताकि रोजगार भी उपलब्ध हो और जो काम कर रहे हैं उनका भी काम आगे बढ़े। विकसित बनाना चाहते हो ना, विकसित भारत। 10 बरस में बंदरगाह के लिए आपने कुछ नहीं किया। मुंबई बंदरगाह के लिए सारा जितने भी उद्योग आए, वो ड्रग पार्क हो,
बल्क ड्रग पार्क हो, डिवाइस हो, मेडिकल डिवाइस, सब गुजरात में चले गए। महाराष्ट्र को कितना आपने हैरान किया, क्यों हम विश्वास रखे? महाराष्ट्र का फाइनेंशियल सेंटर आप गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का वेदांता फॉक्सकॉन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का एयरबस गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का ड्रग पार्क गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का पुलिस स्टेशन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का डायमंड सेंटर गुजरात में लिखी गई। महाराष्ट्र के बंदरगाह का विकास 9 बरस में महाराष्ट्र का बंदरगाह का विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मिल वर्करों के बारे में जमीन पर कुछ करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नहीं किया। उल्टा जब हमारे पास निसर्ग तख्ते का चक्रवाक आया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गुजरात में भी आया था, गुजरात में घूमे, उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं आया, पीछे गया वहां से। महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना सारा इल्जाम लगे। इसके बाद में हम बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ तो 10% तो हमारे पास 70% पैसा बुलेट ट्रेन के लिए, सबकी गुजरात की सारा इस्तेमाल होना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई जो झुग्गी झोपड़ियों का है, जो पुरानी इमारतों का है और जो रईसों का भी है। मुंबई शहर ऐसा है जो इस देश की राशि में सबसे ज्यादा धन देता है। 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा हर वर्ष हम यहाँ अपने देश की राशि में आयकर के माध्यम से पैसा देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे शहर की तरफ देखे, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ देखे, पुरानी इमारतों की तरफ देखे और जरा राशि हमारे तरफ भी चलाए। मुंबई इज अ सिटी, प्राइड ऑफ द इंडिया, प्राइड ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो। इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री ऑल्सो। I would like to demand, sir, that you are making a smart cities, and the one which is known as a financial city, I request through you, sir, to this government, make us Mumbai as a financial center, international financial center. यही सौतेलापन बहुत सारे राज्य भी अनुभव कर रहे हैं। अरे महाराष्ट्र को पूछिए सौतेलापन क्या होता है। प्रामाणिक हो कि आपने बोला जुमला किया, ओपनली बोल दिया, हाँ हो गया, जुमला किया। मैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के सभी को एक बात कहूंगा, आप आदरणीय अटल बिहारी जी का एक वाक्य है, वो अपने अपने कमरे में लगाओ। छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। एयर इंडिया का अपना मुंबई का एयरपोर्ट अदानी ने लिया। अब अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट लिया, एयर इंडिया की कॉलोनी में, कॉलोनी के लोगों को नोटिस दी जाएगी, खाली करो घर। फिर टाटा को देना था, घर से निकालोगे क्या? घर से निकालोगे? सर, महाराष्ट्र पर यह सरकार अन्याय करती रही। आपने गिफ्ट लेकर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस सर्विस सेंटर लेके गए, आपने निसर्ग चक्रवाक आया, तौक्ते चक्रवाक आया। चक्रवाक के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में आए, महाराष्ट्र ने गुजरात घूम कर गए, पैसे नहीं दिया। मराठी भाषा का अभिमान हम लोग कर रहे हैं, मराठी भाषा अभिजात भाषा का दर्जा दे। नाना शंकर शेठ जी का नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन को दे। बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर, यहाँ मराठी भाषिक जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। ये सारी बातें, हमारा जीएसटी जो है 30,000 करोड़ तक का आना है, अभी तक नहीं आया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके विश्वास को विश्वास मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। धन्यवाद। When we are going to bring a GST, and in GST, the moment GST will be implemented, the central excise duty on this jewelry is bound to get abolished. I don't understand why we are pressing it when so much of hue and cry is there in the country. And we are the people who oppose it, including the present Prime Minister. And the government has rolled back that. Why we are also pressing it again and again? Finished products which are coming from the other countries are duty free, where the raw material which is imported by our own manufacturers is being charged with the duties. Therefore, MSCVs are suffering a lot. What action has been taken by the government to give relief, to grant relief to these people? बुलेट ट्रेन की बात करेंगे और वो ट्रेन नहीं चल रही, उसका क्या करेंगे? उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? गरीबों को रोजाना जिस ट्रेन से जाना है ना, उसको समय पर तो लेके जाओ। हम जब रेल में सफर करते तो दोनों तरफ देखते बहुत कचरा रहता है, कोई भी स्टेशन नजदीक आए तो और भी कचरा रहता है। हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, सिर्फ टॉयलेट के लिए नहीं है, स्वच्छता सब जगह हो। मुझे लगता है रेल में एक सक्शन पंप वाली गाड़ी अगर जैसे हो रहती है,
बाकी चीजों के लिए, वैसे वो गाड़ी जो जब चलती है पटरी को साफ करने के लिए, तो सक्शन वाली अगर गाड़ी चले तो जो कचरा पड़ा हुआ है वो खींच सकती है। परेल में अपने वर्कशॉप है, अपने रेल के कर्मचारी दुर्घटना से मारे जा रहे, वो एंड टू एंड ब्रिज की आवश्यकता है। परेल से लेकर दूसरी तरफ जो एल्फिस्टन है वहां, उसी तरह लालबाग में कर रोड से लेकर लालबाग तक, शिवड़ी में भी उसी तरह एंड टू एंड ब्रिज की आवश्यकता है। और आपके क्वार्टर्स, रेल के जो कर्मचारी रहते हैं उनके क्वार्टर्स बहुत गंदे हैं सर। रेल के क्वार्टर्स के बारे में ध्यान दीजिए। नौकर भर्ती, अब जब हमारे पास रेल में भर्ती है तो सब वहां के जो लोग हैं उनको नहीं भर्ती किया जाता है। क्लास 3 क्लास 4 में भी वहां के लोकल लोग नहीं भर्ती हो सकते, वही झगड़ा है सर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ओरिजिनल एम्प्लॉयड एक्सचेंज के थ्रू उनके माध्यम से एटलीस्ट क्लास 3 क्लास 4 की नौकर भर्ती आप करें। कि आपने जो एलिवेटेड ट्रेन दी है वो चर्चगेट से विरार दी है और दूसरी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से पनवेल दी है, लेकिन और भी एक महत्वपूर्ण चीज आपसे रह गई है, वो है मुंबई से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण तक। मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, आप जानते हो। तो लोकल ट्रेनों में बारिश के समय में कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, कभी कभी और भी कोई हादसे होते रहते हैं, ट्रेन बीच में रुक जाती है। प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भिणी महिला है, क्या करेगी? कूदेगी। वृद्ध महिला है, कूदेगी। नीचे पानी भरा हुआ है, कूदेगी। तो ऐसे समय में आपको इसको मॉडिफाई करना होगा और रेल के लिए खास करके लोकल ट्रेनों में महिलाओं के डिब्बों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। ये मेरी महत्वपूर्ण मांग आपके पास है। दुर्घटना होती है, पानी गिरता है, बारिश गिरती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं। अब पानी भर गया तो 2-2 घंटा गाड़ियां वही रुक जाती है। उसमें सबसे बड़े हमारी महिला यात्रियों को तकलीफ होती है। महिलाओं के कंपार्टमेंट के लिए लोकल क्यों ना हो? अगर गर्भार महिला जा रही है, प्रेग्नेंट महिला ट्रैवल कर रही है, इसमें टॉयलेट की सुविधा की जाए। डिजाइनिंग की मांग कर रहा हूं, ज्यादा ध्यान जानबूझकर आकर्षित कर रहा हूं। पेंशन स्कीम, अगर आप 1995 की पेंशन स्कीम पकड़ेंगे तो क्या हुआ, आज उसके लाभार्थी 65 लाख लोग हैं। आप मुझे खुद के दिल पे हाथ रख के कहो, वहां जो बिहाइंड द स्क्रीन है उनको भी पूछता हूं, 2500 में अपना परिवार चलेगा क्या? 3500 में आपका परिवार चलेगा क्या? तो उसकी वृद्धि कैसी हो सकती है? आज करीबन करोड़ों लोग 95 पेंशन के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं। उनकी रजिस्ट्री आपके पास है। जो राशि आपके पास आती है उसका अगर आप ब्याज भी पकड़े, जो राशि सरकार के पास जमा है 1995 पेंशन स्कीम के तहत, अगर उसकी वो राशि पकड़े तो उसकी अगर इन्वेस्टमेंट की तो उसके ब्याज से भी आप इस पेंशन धारकों को, मैडम वित्त मंत्री जी, 7,000 तक पेंशन दे पाएंगे। 5 से 7,000 तक पेंशन देंगे, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, आजकल लॉन्जिटिविटी बढ़ी है आयुष्मान की। हाथ अपना बच्चों के पास फैलाने से अच्छा है कि खुद के पैर पे खड़े रहे। अगर उनके हाथ में पेंशन आती है तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारे बुजुर्ग जो है, जो सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए सरकार ने EPS 95 करके स्कीम लॉन्च की थी। अब वो EPS 95 के तहत उनको पेंशन मिलती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इससे अवगत है कि ये बड़ा दुर्भाग्य कि करोड़ों लोग उसके लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं 1200-3,000 रुपये पेंशन मिलने के लिए। जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय करो और बुजुर्गों को न्याय दो। उनको मिनिमम 2016 की सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन कही है उतनी पेंशन तुरंत लागू करो। मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये देने का उन्होंने सिफारिश कर दी, 3,000 प्लस दिए। आज तक वो पेंशन नहीं बढ़ रही है। आप और हम भी जानते हैं कि कैसा गुजारा होगा, लेकिन 3,000 करने के लिए भी जो पेंशन फंड बना रहे हैं उसको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन होने की आवश्यकता है। जब तक हम ये नींव पक्की नहीं करते तो ये सारी मंजिलें हम जो खड़ी करनी चाहते हैं ना, वो नींव अगर ढीली है तो बाकी सारी चीजों में कुछ आपको यश में फल नहीं मिलेगा। सफलता अगर पानी है तो पहले बात ये देखिए कि क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन है।
वो डिस्क्रिमिनेशन आप दूर करें। तीनों के अंतर गिरते हैं सीबीएसई, आईसीएसई और अपने स्टेट लेवल के बोर्ड में। वो अंतर, वही नींव, उधर से नींव शुरू हो जाती है। प्राथमिक शिक्षा ही मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। और जब तक प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं होती तब तक आगे चलकर कुछ नहीं होता। एजुकेशन, मैं बार बार कहता, प्रकाश जावड़ेकर जी कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री थे, मैं कहा भैया आप हायर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्राथमिक अवस्था पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां डिस्पैरिटी है, वहां डिस्क्रिमिनेशन है सर, सिलेबस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। आपका बच्चा एसएससी बोर्ड में पढ़ता है, मेरा एसएससी भी पढ़ता है, इनका सीबीएसई भी पढ़ता है, चौथा और कई इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ता है, उसके सिलेबस अलग है। जब सीटी को एग्जाम देनी है तो कौन कच्चा रहा, आप ही जान लो। आपने नोटबंदी की, जो नोटबंदी आपने लाई थी उसकी धारणा, उसका ध्येय क्या था कि ब्लैक मनी हटेगा, कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, आतंकवाद कम हो जाएगा। आप अपने दिल से कहो, क्या ये तीनों उद्दिष्ट आपके सफल हुए? तीनों उद्दिष्ट सफल हुए? आतंकवाद कम हुआ? कब हुआ? 600 लोग कैसे मरे भैया जवान? थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। ये सारी चीजें मिजरेबली वी आर फेलिंग। एक मिनट, आपको बुरा लगना चाहिए था। मोनेटाइजेशन किया, कितने लोग मरे, है कुछ अशुद्ध आया? सबसे बुरी बात यह है कि इस देश में किसान हमारा जो है 5 एकड़ से कम भूमि रखने वाला किसान 80% है। माननीय मंत्री महोदय जी, तो आप देखोगे नदियां सूख गई है, जहां भी हमने तालाब बनाए पानी वहां भी सूख रहा है। बारिश अच्छी होने के बावजूद ये सब हो रहा है, उसको हमें सोचना पड़ेगा। कि एपीएमसी जो हमारी है आज इस देश में करीबन 2477 एपीएमसी है, 4843 सब मार्केट्स है, 1000 मंडीज है। ये सारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था इसके साथ में किस तरह से जुड़ी जाएगी उसको देखना पड़ेगा। एक बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि 75% हमारा किसान जो 5 एकड़ जमीन से कम होल्डिंग रखता है, दुर्गम क्षेत्र में से खेती करता है, पहाड़ों में खेती करता है, उसके उत्पादकता को ये किस तरह से कर देगा। और इसीलिए एश्योर्ड इनकम, मैंने उस वक्त कहा था किसानों के बारे में भी, जिस दिन एश्योर्ड इनकम आएगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा। कहना है कि इन किसानों ने आत्महत्या की, अगर आप उनकी लैंड होल्डिंग की सोचेंगे तो पता चलेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में 75% फीसदी किसान 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान हैं, और आत्महत्याएं सबसे ज्यादा वही किसान करता है, क्योंकि वही सारी सुविधा से वंचित है, वही सारी राहत से वंचित है। हम इतना ही कहेंगे, अपने दिल से पूछो जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? प्याज के भाव, किसान बेचारा आज भी परेशान है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको भाव नहीं मिल रहा है। आपको बुरा लगना चाहिए था, किसानों का आंदोलन हुआ, 100 से ज्यादा लोग मर गए, बुरा नहीं लगा। आखिर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी, देश की क्षमा मांगता हूं और सारे बिल वापस लेता हूं। मरे कितने लोग, कुछ है उसकी परवाह? है कुछ अशुद्ध आया? यही तो दुख है, यही तो दर्द है। संवेदनाहीन सरकार चला रही है। इस सदन में कहते हैं सर, हमारे दलितों पर, पिछड़ी जाति पर खरोच भी नहीं आना चाहिए। हम उसकी निर्भत्सना करते। कभी कभी मैं बाबा साहब आम्बेडकर की किताबें पढ़ता हूं, सुनता हूं, कितना अन्याय सहन किया इन जमात ने। ये सारी चीजों को बदलने के लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया। 70 साल के बाद भी हमें इस सदन में, इस पवित्र मंदिर में कहना पड़ता है कि हमारे पिछड़े वर्गों को सुरक्षितता दे दो। सौत महोदय, इस पवित्र सदन में कहता हूं, न हमारे माँ बाप ने कभी हमें मनु सिखाया, न हमारे वंदनीय बाला साहब ने कभी मनु सिखाया। हमें मनुवाद नहीं सिखाया, हमें मानवतावाद सिखाया। दूसरे का दर्द मेरा दर्द है, दूसरे का दुख मेरा दुख है, दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। स्वराज्य, समता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इस प्रिंसिपल को लेकर ये संविधान में
आए, सारे प्रावधान आए। आज हम अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं। मैं बहुत बार बोला हूं 7 बरस, जाति के नाम, उच्चारण, शब्द, अक्षर, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, काम वही करता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में धनगर, अभी यहाँ धनगढ़, वो धनगर समाज महाराष्ट्र में कितने सालों से बात कर रहे हैं मेरे आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान के संशोधन बिल पर 1956 की अनुसूची में प्रविष्ट करने के लिए चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मेहतर ऐसे जो शब्द प्रयोग किए, मेरी पहली प्रार्थना रहेगी कि भंगी शब्द यहाँ से कैसे हटा सकते हो। देखो महाराष्ट्र में तो इतनी परेशानी है, अभी पूरा महाराष्ट्र इस जातिवाचिक लड़ाई से खड़ा हुआ है। मराठा का आरक्षण चाहिए, गोवारी आरक्षण आज चालू है आंदोलन उनका, ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है। और मैडम बैठी है पीछे, उनको पूछो क्या हालत चल रही है वहाँ। आदिवासी आंदोलन कर रहे, धनगर कर रहे। और सबसे महत्वपूर्ण मांग मेरी आज ये रहेगी कि 50% की मर्यादा जो संविधान ने रखी है, उस मर्यादा के तहत हम कर नहीं पा रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो मर्यादा अगर बढ़ाई जाएगी तो आज जो सारे आंदोलन शुरू है ना, वो खत्म हो जाएंगे। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण जब किया तो पहला विचार ये दिया, जातीयता का निर्मूलन का विचार। वो जाति ही नहीं मानते थे। आप ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो, आप मराठा हो या गैर मराठा हो, आप 96 कुलवान हो या 92 कुलवान हो, आप दलित हो, अस्पृश्य हो, आप ऊंचे जाति के हो, नीचे जाति के हो, सारी दीवारें छोड़ो, सब एक बने। मुंबई और दिल्ली एमटीएनएल मुंबई, आज भी हम हवाई अड्डे पर जाएं, हवाई अड्डे क्यों, इनके आप आदरणीय स्पीकर साहब के चेंबर में जाइए, आपको बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ें हो रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है आपसे कि खास करके एमटीएनएल दिल्ली मुंबई ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बीएसएनएल के बारे में सर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आपने अभी वोडाफोन आइडिया, उनके लिए जो लोन है उसको इंटरेस्ट, वो उसके इंटरेस्ट को सरकार इक्विटी करने जा रही है। इसका मतलब सरकार उसमें शेयर होल्डर बनने वाली है। तो सरकार वोडाफोन आइडिया के टावर और बीएसएनएल के टावर दोनों इकट्ठे करे तो और ज्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है। क्या सरकार उस बारे में प्रयास करेगी और एमटीएनएल के बारे में क्या करने वाली? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 2018 के अंतिम चरण में माननीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने इस सदन में कहा था कि हम भारत संचार निगम और उनको महानगर टेलीफोन निगम को पुनर्जीवित कर रहे 4G की सर्विस दे देंगे। आज 2020 सितंबर आया, अभी भी 4G की सर्विस भारत संचार निगम की शुरू नहीं हुई। उस वक्त और एक चीज़ हुई थी कि IUC चार्जेस इंटर यूजेस चार्जेस होते हैं, उसके लिए वोडाफोन और एयरटेल के लोग आए थे सरकार के पास और कह रहे थे भाई एक कॉल के पीछे 14 पैसे जाता है, उसे कम करिए। सरकार ने किया नहीं, लेकिन सरकार के पास जब उसकी लाडली कंपनी आई तो कर दिया। और इमीडिएटली करने के बाद में भारत संचार निगम का 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये वहाँ के सेक्रेटरी दीपक मिश्रा जी ने TRAI की नज़र में लाने के बाद में TRAI ने उसको ही ट्रांसफ़र कर दिया। और आज वही हालत है कि हमारे मराठी में जैसे कहावत है, न माँ खाना देते हैं न बाप भीख मांगने देता है, ऐसी अवस्था उस कंपनी की हुई है। वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए बीच में उन्होंने VRS लाई, हमने उसको समर्थन किया, सहायता की। अब VRS के लोगों के पैसे जून आखिर तक देने थे, अब सितंबर आखिर तक आ गए, अभी भी उनके GPF हो, लीव ग्रेजुएटी हो, लीव एनकैशमेंट हो और बाकी सारे ग्रेजुएटी हो, ये सारे पैसे अभी भुगतान नहीं किया है, उस पर भी भुगतान करने की आवश्यकता है। और ये इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करता हूँ कि भारत संचार निगम को और महानगर टेलीफोन निगम को जल्दी से जल्दी सहायता देकर पुनर्जीवित करने की आशीर्वाद दे दे। धन्यवाद सर। पब्लिक सेक्टर में BSNL कहा गया, इनके ऊपर इल्जाम लगाते लगाते 2 बरस बिताए, आज 9 बरस हो गए, BSNL डूब रहा है, MTNL डूब रहा है। स्ट्रेटेजिक कंपनी है, कुछ नहीं हो रहा। आपने 5G की बात कर दी, MTNL BSNL मर रहा है। MTNL दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं छूट सकते, 7 बरस तुम्हारी सत्ता है। बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली व्हाट इज हैपेंड exactly. 4G equipment was to be procured by the company
and it was Chinese company. And the government said it is Atmanirbhar, try to procure from the India. Nobody manufactures in India. It was the government who was supposed to take a decision, did not take a decision. That is the reason we did not get 4G. We could not improve it. That is what I wanted. My pain is that we could not improve a single inch. That is what my pain. Kindly introspect and then we get. That is what is required. हमने टेलीफोन MTNL की BSNL की हालत देखी है, अब तो वेंटिलेटर पे है. हम बचा नहीं पाए, उसका दुख है, दर्द है मेरे दिल में. कभी इनमें से कोई बोला कि भैया इस जम्मू कश्मीर में पंडितों को वहां से जाने के बाद में प्रयास किया कि पंडितों को वापस वहां लाकर आए? आपको दर्द नहीं होता? मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया. इफ यू आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट, शुड आई इंटरवीन? तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए. ये गुस्सा है, ये बहुत दर्द है, हृदय विदीर्ण है. हम मणिपुर में जाकर आए हैं सर. महाराष्ट्र की बात मैं भी करूंगा अभी. वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं. हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे. हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते. जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे? जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता. वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए. यह विचारधारा उनकी. झूठे लोग झूठी बात करके सच्चाई बता, छुपाने की बात करके. जिनका नाम लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नेचुरल करप्ट पार्टी, उन्होंने भरी सभा में, भरी रैली में कहा. 3 दिन बीते, उस रैली में आगे कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सिंचाई का घोटाला हुआ, बैंकों का घोटाला हुआ. 4 दिन में जिनके नाम पर घोटाले थे सभी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए. सिर्फ शामिल नहीं हुए, मंत्री भी बने सर. मंत्री बने. मंत्री बने मतलब क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हो आप. ईडी के केसेस लेकर सबको डरा के लेके गए. भगोड़े लोग बोलेंगे राष्ट्रीयत्व की बात. और गद्दारों को भी बुरा लगता है गद्दार कहने के. रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलियुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा. राम राज्य की कल्पना करो. ये राम राज्य नहीं चल रहा है, ईडी सीबीआई बीबीआई का राज्य चल रहा है. इसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ, देखो वो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो. जय हिंद. हा आहे दक्षिण मुंबईचा महाराष्ट्राचा, राष्ट्राचा बुलंद आवाज, निर्भीड आवाज, आपल्या माणसाचा आवाज. आणि मी आज तुम्हाला विचारतोय, तुम्हाला आपला माणूस कोण वाटतो? आपला माणूस कोण आहे? आणि जर आपल्या माणसाला निवडून द्यायचं असेल तर चिन्ह कुठचं आपलं? चिन्ह कुठचं आपलं? चिन्ह कुठचं आपलं? ह्या मशालीला तुम्हाला मतदान करून द्यायचं. आणि ज्या वेळेला मला लक्षात आलं होतं की हे भाजपवाले काहीतरी गडबड करतायत, मी अरविंदना फोन करून सांगितलं, अरविंद मंत्री होते, अरविंद राजीनामा द्या. येस सर. का माझं काय चुकलं, मी काय केलं, मी काय करू, असं नाही. फोन ठेवला, राजीनामा देऊन आला. ही अशी माणसं, ही शिवसेना प्रमुखांनी घडवलेली माणसं. जसं कोरोनाचं संकट होतं तसं हुकुमशाहीचं संकट आपल्या उंबरठ्यावरती आहे, आपल्या उंबरठ्यावरती आहे. ज्याप्रमाणे आपण कोरोनासाठी दार बंद केलं होतं तसं हुकुमशाहीला दरवाजे तुम्हाला बंद करावे लागतील. अरविंद सावंतला पुन्हा आपल्याला विजयी करायचंय, करावंच लागेल, हॅट्रिक करावीच लागेल. पण या वेळेला फरक असणार आहे. इथून निवडून दिल्या गेलेले अरविंद सावंत तिकडे या वेळेला भाजपला किंवा मोदींना पाठिंबा देणार नाहीत, ते आपल्या इंडिया आघाडीच्या पंतप्रधानांना पाठिंबा देतील.